नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा भिमटे, गवर्नमेंट एमएलएस कॉलेज सीपत बिलासपुर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो है व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। आज हम इसकी परिभाषा, प्रकार तथा उसके कार्य का वर्णन करेंगे। हम सभी बैंक के शब्द से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जहां मुद्रा का लेन देन किया जाता है। साथ ही बैंक जो है वो अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण भी हमें प्रदान करती है। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बैंक क्या होता है। बैंक वह संस्था होती है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है, अर्थात मुद्रा का लेन देन करती है तथा साख का निर्माण करती है। इसी क्रम में आता है व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक। व्यापारिक बैंक वे बैंक होती हैं जो लाभ के उद्देश्य से बैंकिंग का कार्य करती है। इसे परिभाषित करते हुए कल्बर्स्टर ने कहा है कि व्यापारिक बैंक वे संस्थाएं हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तथा मुद्रा का निर्माण करती है। बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक जनता से धन जमा करती है तथा उसे आवश्यक व्यक्तियों व संस्थाओं को ब्याज पर दे देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक वे बैंक हैं जो अपने लाभ के उद्देश्य से मुद्रा का लेन देन करती है, साख का निर्माण करती है तथा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण हमें प्रदान करती है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक के प्रकार। व्यापारिक बैंकों के प्रकार को मुख्यतः 3 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। एक प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों का संदर्भ लें जो किसी देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकार के पास प्रमुख हिस्सेदारी होती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत काम करते हैं, जो कि केंद्रीय बैंक है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक प्रमुख हैं, जिनमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इसके पश्चात आता है निजी क्षेत्र के बैंक। एक प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों का संदर्भ यदि ले, जिनमें शेयर पूंजी का प्रमुख हिस्सा निजी व्यवसायों और व्यक्तियों के द्वारा आयोजित किया जाता है, वे बैंक सीमित देयता वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत होती हैं। भारतीय निजी क्षेत्र के कुछ बैंक हैं, जिनमें है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रूप में, और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एचडीएफसी बैंक इत्यादि। इसके पश्चात हम देखते हैं विदेशी बैंक। उन वाणिज्यिक बैंकों का संदर्भ ले जिनका मुख्यालय तो देश में है, लेकिन उसकी शाखाएं विभिन्न देशों में संचालित होती है। भारत में कुछ सक्रिय विदेशी बैंक हैं, जिनमें है हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएसबीसी, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक और ग्रीनलैंड बैंक। भारत में 1991 के वित्तीय सुधारों के बाद से विदेशी बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक बैंक किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण महत्व के साथ साथ आम जनता की वित्तीय आवश्यकताओं की सेवा करते हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों के कार्यों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य, उसके गौण कार्य और उसके सामाजिक कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य, प्राइमरी फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है जमा स्वीकार करना। एक बैंक जनता की धन राशि को जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार खातों में रुपयों को जमा करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे निकाल भी सकते हैं। इन खातों में सबसे पहला आता है चालू खाता। चालू खाता वह खाता होता है जो समय के अनुसार प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें जनता जब चाहे पैसा को निकाल सकती है। इसके पश्चात आता है सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐसी
प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित अवधि में धनराशि को बैंक में जमा किया जाता है और इस निश्चित समय के पश्चात ही हम जमा राशि को निकाल सकते हैं। सावधि जमा खाता का जो धन है उसका बैंक के द्वारा विनियोग में निवेश करने में प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए सावधि जमा खाता में ब्याज की दर हमें ज़्यादा मिलती है। इसी प्रकार आता है बचत खाता। यह खाता प्रायः मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के द्वारा खोला जाता है, जिसमें वे अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे जमाकर्ता इस खाते में से एक निश्चित रकम सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही निकाल सकते हैं। रकम निकालने के लिए वे पर्ची का इस्तेमाल करते हैं और बैंक इसे चेक की सुविधा भी प्रदान करती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना है। वास्तव में जमा लेना या ऋण देना ये 2 स्तंभ हैं जिन पर आजकल के बैंकों का ढांचा खड़ा रहता है। बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तरीकों से बैंक ऋण देता है, जिसमें पहला आता है नगद साख या नगद जमा। इसके अंतर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दिया जा सकता है। एक सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता के अनुसार रुपए को निकालता है तथा जमा भी करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं अधिविकर्ष या जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। इसका उदाहरण देते हुए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपये जमा है और उसको बैंक 22,000 रुपये तक के चेक काटने का अधिकार दे देता है, तो हम इसे ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ऋण तथा अग्रिम। ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की एक रकम इकट्ठा जमा कर देता है। ऋणदाता उसे कभी भी निकलवा सकता है। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज आरंभ हो जाता है। इसके अलावा बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग का कार्य करती है, विनिमय पत्र में कटौती का कार्य तथा साख निर्माण का कार्य करती है। बैंक का एक मुख्य कार्य साख का निर्माण करना है। बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर साख का निर्माण करती है। बैंक के प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कई गौण कार्य भी होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं, जिसमें पहला है एजेंट के रूप में। एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उसकी ओर से करता है और इन कार्यों के लिए वह कमीशन लेता है और उसकी आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, जैसे कि साख पत्रों के भुगतान का संग्रह करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, जैसे उनकी ओर से ऋणी को किश्तें, ब्याज, चंदे, बीमा, कर आदि का भुगतान करना। ये सभी कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं और इसके बदले में कमीशन प्राप्त करते हैं। भुगतान का संग्रह करना, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, कमीशन की वसूली भी करते हैं। ये कार्य भी बैंक कमीशन के आधार पर ही करते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, धन का स्थानांतरण करना, अर्थात ग्राहकों के आदेश के अनुसार बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन शीघ्रता से और कम व्यय पर भेजने की व्यवस्था करता है। ट्रस्ट आदि का कार्य भी बैंक के द्वारा किया जा सकता है, साथ ही सलाहकार का कार्य भी ये करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो है बैंकों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः उपयोगिता के कार्य भी बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें बहुमूल्य धातुओं की रक्षा करना। बैंक अपने ग्राहकों के गहने, आभूषण, मूल्यवान कागज आदि के सुरक्षा के रूप में भी कार्य करते हैं। वस्तुओं के वाहन में सहायता। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक से भेज देते हैं।
खरीदार बैंक में रुपया जमा कराकर उससे छुड़वा लेते हैं और माल ले लेते हैं। इसके पश्चात हम इसका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं, सामाजिक कार्य, या इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का महत्व। चूँकि आधुनिक बैंक के विविध कार्यों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि बैंकों का हमारे आधुनिक सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत महत्व है। इसे हम विभिन्न टॉपिक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सबसे पहला है पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। बैंक समाज के उन व्यक्तियों तथा वर्गों का धन जमा करते हैं जिनके लिए वह अनावश्यक अथवा कम उपयोगी होता है, और फिर इस पूंजी को बैंक उद्योग धंधे और व्यापार आदि में लगाते हैं, जिससे कि उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि का कार्य होता है। मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध कराते हैं, जिससे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है और व्यापार का क्षेत्र बढ़ता है। विनियोग का अर्थ प्रबंध। वित्तीय साधन उद्योग के रक्तदान है। आज बड़े पैमाने के उद्योग की बड़ी मात्रा में स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बैंकिंग व्यवस्था से ही होती है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। बैंक लोगों की निष्क्रिय कोष और बचतों को संगठित करते हैं और उत्पादक कार्यों के लिए वे उपलब्ध कराते हैं। बैंक केवल लोगों की बचत को ही एकत्रित नहीं करते, बल्कि बचत और किफायत की भावना का भी विकास करते हैं। फलतः देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न क्षेत्रों में कोषों का वितरण भी इसके द्वारा किया जाता है। रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि बैंकों द्वारा पूंजी विनियोग, अर्थ प्रबंध आदि से व्यापार, उद्योग सभी क्षेत्र में विकास और रोजगार में वृद्धि होती है। भुगतान करने में सुविधा भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। मुद्रा प्रणाली में लोच जो है वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा ही होती है। साथ में जो व्यापारिक बैंक है वो औद्योगिक कार्य तथा कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आधुनिक बैंक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु, संचालक तथा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं और आर्थिक विकास में भारी योगदान देते हैं। जैसे कि आजकल बैंकों के साधनों का ग्रामीण उद्योगों, कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योगों में प्रयोग होने से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति होगी। इस प्रकार हमने देखा कि व्यापारिक बैंक वे बैंक है जो अपने लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। इसके प्रकार हमने देखे। सार्वजनिक बैंक वे बैंक होते हैं जो राष्ट्रीयकृत है, और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसमें है RBI, SBI एक्सेट्रा। उसके हमने कार्य देखे, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, अग्रिम तथा ऋण प्रदान करना, साख निर्माण करना। इसके कुछ गौण कार्य या द्वितीयक कार्य भी है। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में भी व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छात्र छात्राएं इन सभी टॉपिक को नोट कर सकते हैं ताकि वे इसे दोबारा पढ़ सकें। धन्यवाद।